नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज की वेबिनार का विषय है उत्तर प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अवसर और चुनौतियां। ये कार्यक्रम हो रहा है प्रोजेक्ट संचार यानी साइंस इन न्यूज कम्युनिकेटिंग हेल्थ एंड रिसर्च यानी संचार के तहत। इसका मकसद पत्रकारों को नवीनतम वैज्ञानिक तथ्यों और साक्ष्यों से अवगत करवाकर उनकी क्षमता बढ़ाना है। साथ ही स्वास्थ्य विषय पर लोगों की समझ, रवैये और लोक नीति को भी आकार देना है। और आज के सत्र का संयोजन मेरे जिम्मे है। मैं हूं मुकेश केजरीवाल, पत्रिका समूह के साथ कार्यरत हूं। साथ ही हम खास तौर पे सीफार का आभार जताते हैं। सीफार उत्तर प्रदेश और बिहार में स्वास्थ्य संचार को सुदृढ़ करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और मीडिया के साथ मिलकर सभी स्वास्थ्य मुद्दों के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभा रहा है। इसी क्रम में कोरोना से जुड़े मुद्दों पर भी लगातार सक्रिय है। आज की वेबिनार में इसने उन सभी मीडिया के साथियों को जोड़ने का प्रयास किया है जो कोरोना पर रिपोर्टिंग करते हैं। सीफार का हम आभार जताते हैं। आज हमारे साथ इस विषय पर सीधे जुड़े हुए हैं कई महत्वपूर्ण अतिथि जो इस विषय पर काम कर रहे हैं और जिनका इस विषय से जुड़े सवालों से सीधा जुड़ाव है। हम सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल, ये नेशनल हेल्थ मिशन के उत्तर प्रदेश में रूटीन इम्यूनाइजेशन के जनरल मैनेजर हैं। साथ ही हमारे बीच हैं डॉक्टर अजय घई, आप उत्तर प्रदेश के राज्य टीकाकरण अधिकारी। हमारे साथ डॉक्टर अमिता जैन हैं जो उत्तर प्रदेश के किंग्स जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग में प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष हैं। साथ ही राज्य में कोविड-19 प्रयोगशाला संबंधी तकनीकी सहयोग की नोडल अधिकारी के तौर पर भी कार्यरत हैं और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की सूक्ष्म जीव रोधी यानी एंटी माइक्रोबियल संबंधी विषय विशेषज्ञ समिति की सदस्य। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर ज़ीबा रब, आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बाल रोग विभाग में प्रोफेसर हैं। आप सभी का स्वागत है। सवाल जवाब शुरू करने से पहले हम उन सभी लोगों का, उन सभी पत्रकारों का और जो भी लोग इस वेबिनार से जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम के दौरान आप अपने सवाल लगातार जूम प्लेटफॉर्म के Q&A या चैट के ऑप्शन का उपयोग करते हुए हमसे पूछ सकते हैं और वो सभी सवाल हम कोशिश करेंगे अपने सभी पैनलिस्ट से जिनके लिए उपयोगी होगा उनसे पूछ सके और उनका जवाब आप तक पहुंचा सके। साथ ही ये वेबिनार खत्म होते ही आपकी स्क्रीन पर एक फीडबैक फॉर्म दिखाई देगा। आप सबसे अनुरोध है कि इस वेबिनार के खत्म होते ही उस फीडबैक फॉर्म को अवश्य भरें। 2 मिनट का समय उसमें लगेगा। आज का सवाल जवाब का सत्र हम शुरू करते हैं। सबसे पहला, चूंकि राज्य में कोरोना का एक नया वेव शुरू हो गया है और उसके तहत राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है और उसका कैसा रिस्पांस मिल रहा है, ये सवाल आप में से जो भी स्पीकर इसका जवाब देना चाहें सबसे पहले अगर इस पे कुछ कह सके। मेरे ख्याल में आई थिंक आई शुड स्टार्ट विद दिस। सबको नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय घई हूँ, राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी, स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर। हालांकि ये सब्जेक्ट जो है डायरेक्टली मेरे साथ कंसर्न नहीं है क्योंकि मैं इम्यूनाइजेशन देखता हूँ और कोविड वैक्सीनेशन का पूरा जो है वो मैं ही देख रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक सवाल है कोविड जो सेकेंड वेव आई है, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं। एक तो इतनी अनप्रेसिडेंटेड है और इतनी फास्ट है कि पिछले 15-20 दिन या एक महीने के टाइम में परिस्थितियां एंटायरली मतलब 360 डिग्री अप डाउन हो गई हैं। तो इसके लिए सरकार जो है वो अपनी तरफ से सभी प्रयास करने, जो पहले पिछली बार, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यूपी ने एग्जाम्पलरी काम किया था जब फर्स्ट वेव कोरोना की आई थी और उसकी तारीफ सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर के इवन टाइम मैगजीन में भी उसका एक पूरा आर्टिकल छपा था कि यूपी में किस तरह से मैनेजमेंट इसका हुआ है। इवन नाउ द पीपल आर डूइंग देयर बेस्ट। अभी जो है सरकार की तरफ से जैसे बेड बढ़ाने की बात है और ऑक्सीजन
रिप्लेनिशमेंट की बात है, इस तरह की चीजें हैं जो सरकार कर रही है। उसकी बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल क्योंकि मैं उसको नहीं डायरेक्टली देख रहा हूँ, मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो सरकार उसमें पूरी तरह से लगी हुई है। एक मेजर जो काम है जो हम कर सकते हैं इसमें, वन ऑफ द फैक्टर्स, जो 4-5 फैक्टर्स हैं इसमें, फॉर एग्जांपल मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मतलब अपार्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट पार्ट, तो उसमें एक मेजर पार्ट है वैक्सीनेशन का। तो यूपी हैज बीन डूइंग वैक्सीनेशन एट अ क्वाइट अ गुड रेट। अभी तक मैं आपको बता दूं कि हमने अप्रोक्सीमेटली 1,03,00,000 से ऊपर वैक्सीनेशन अब तक कर दिया है। तो खैर आगे इस सेशन में वैक्सीनेशन के बारे में काफ़ी बात होगी, तो मैं इनिशियली बस इतना ही बताना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन जो है वो यूपी में अच्छे रेट पे चल रहा है। थैंक यू। बिल्कुल। अगला सवाल मैं करना चाहूंगा डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल जी से। आप अगर ये बताएं कि कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसको वो कितना संतोषजनक है और हर रोज कितने डोजेस का अभी फिलहाल टारगेट रखा जा रहा है? डॉक्टर शुक्ल। थैंक यू मुकेश जी। जहाँ तक संतोषजनक होने की बात है तो एक प्रोग्राम मैनेजर होने के नाते हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी जो उपलब्धि है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। और अभी तक की जो गतिविधियां हैं वो काफ़ी संतोषजनक हैं। काफ़ी अच्छे ढंग से हमारे जनपदों ने, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा, और जो टीम मेंबर्स हैं, एक एक वैक्सीनेटर या वैक्सीनेशन ऑफिसर्स जो है, प्रोग्राम ऑफिसर्स जो है, सभी ने मिलकर बहुत लगन से काम किया है। और अगर हम 5 तारीख की बात करें तो 5 तारीख में वन ऑफ द हाईएस्ट 5 लाख का भी आंकड़ा हमने क्रॉस किया है, 5 लाख एक दिन में टीकाकरण का। और टीकाकरण उत्सव जो हमने 11, 12, 13, 14 4 दिनों में मनाया है, इस दौरान भी लगभग 14,55,900 समथिंग को हमने जो है वैक्सीनेट किया है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारी उपलब्धि काफ़ी अच्छी है। ये अलग बात है कि अलग अलग जनपदों में अगर हम देखें तो जहाँ पर वैक्सीनेशन हम लक्ष्य जिस तरह से दे रहे हैं तो उसके हिसाब से परफॉर्मेंस वेरी कर सकती है, बट ओवरऑल द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स इज वेरी गुड। लक्ष्य की जहाँ तक बात है, हम लोगों ने लक्ष्य में उनकी आबादी को भी ध्यान में रखा है कि जनपदों की खुद की आबादी कितनी है, क्योंकि अब जो शुरुआती दिनों की बात करें तो शुरुआती दिनों में हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स का ही इम्यूनाइजेशन करना था, तो हमें पता था कि कितना नंबर है। बट नाउ वी वर टारगेटिंग दी 65 प्लस एंड कोमॉर्बिड एंड देन 45 प्लस का जो ग्रुप है उनको हम दे रहे हैं। कुछ जनपदों ने जो हमने उनको लक्ष्य दिए थे उनकी आबादी के हिसाब से उनसे भी बेहतर परफॉर्म किया है, लाइक बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, छोटे जनपदों में। कानपुर नगर ने भी पास्ट डेज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लखनऊ की उपलब्धि ओवरऑल अगर देखें नंबर्स में तो बहुत अच्छी रही है। तो वी गेव द टारगेट ऑफ 2.5 लाख टू 5.6 लाख, 7.5 लाख तक का टारगेट हमने एक दिन में रखा है अपने जनपदों को। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। और हम अपने सभी मुकेश जी, मैं इसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है डॉक्टर भैया। हाँ, जैसे जो आपने टारगेट की बात करी, तो टारगेट हम बेसिकली 2 चीजों के से सेट करते हैं। एक तो डेफिनेटली जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है वो तो क्योंकि हमें जितनी पॉपुलेशन को करना है उसके परसेंटेज के हिसाब से जो 45 प्लस बनती है उसके हिसाब से हम टारगेट सेट करते हैं, वो तो इट इज सिंपल मैथमेटिक्स। लेकिन उसके साथ में ही हम अवेलेबिलिटी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वैक्सीन जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि कहीं एक भंडार रखा हुआ है और बहुत मतलब अरबों करोड़ों के हिसाब से रखी हुई है। वैक्सीन डेली प्रोड्यूस हो रही है और उसकी प्रोडक्शन के कैपेसिटी के हिसाब से भारत सरकार सभी स्टेट्स को बांट रही है। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट बन जाता है वो ये है कि जो वैक्सीन अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से हम टारगेट्स जो है वो देते हैं, और प्लस जो कैपेसिटी है डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के भी, मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं छोटी सी अभी रिसेंट बात करूं, आपने जैसे बताया कि सेकंड वेव आ गया है, तो सेकंड वेव आने से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स पे प्रेशर बहुत ज्यादा बना है, जिनमें से लखनऊ पर्टिकुलरली एक है। तो उसका एक सीधा असर भी हमारे वैक्सीनेशन पे दिखा है, क्योंकि लखनऊ वाज गोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। तो वो जैसे करीब 15 से 18 से 20 हजार तक वैक्सीनेशन भी कर रहा था पर डे, लेकिन इधर पिछले 4-5 दिन से प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि जो हमारी सारी हेल्थ मशीनरी है वो सारी कोविड मैनेजमेंट में मतलब उसका बहुत ज्यादा ध्यान हो गया है, तो इस वजह से थोड़ा सा उसमें फर्क पड़ा है। तो हालांकि स्टेट के मुकाबले लखनऊ अभी भी अच्छा कर रहा है, लेकिन जितना पहले अच्छा कर रहा था उतना नहीं कर पा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको देख के जो है टारगेट रखा जाता है। बिल्कुल, और हम सब लोगों को ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम में
सुश्री अपर्णा यू जो मिशन डायरेक्टर हैं नेशनल हेल्थ मिशन की उत्तर प्रदेश में, वो भाग लेने वाली थी। लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं, कोरोना सभी लोगों को अपना शिकार बना रहा है, और उसमें जिस तरह से आज के हमारे जो वक्ता हैं वो भी लगातार काम कर रहे हैं, सभी लोग जुटे हुए हैं और इस काम को ज्यादा से ज्यादा प्रभावी तरीके से पूरा करने में लगे हुए हैं। तमाम वक्ता हमारे उन काम के बीच ही समय निकालकर आपसे मुखातिब हो रहे हैं। इसीलिए हमें सुश्री अपर्णा यू की जगह आज हमारे साथ डॉक्टर शुक्ल मौजूद हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सवाल राज्य से संबंधित थे उनका जवाब दे सके। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर घई भी हैं और साथ ही 2 अन्य वक्ता हैं जो तमाम आपके सवालों का जवाब देते रहेंगे। अगला सवाल मैं डॉक्टर घई आपसे यही पूछना चाहूंगा कि राज्य में बहुत अच्छा वैक्सीनेशन शुरू हुआ और 20 लाख डोजेस लगाने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। उसके बाद जो मीडिया में खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो दूसरी डोज नहीं लगा रहे। 40% के करीब बताया जा रहा है हेल्थ वर्कर्स ने दूसरी डोज नहीं लगाई। तो राज्य सरकार इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रही है, क्या फॉलो अप स्ट्रेटजी है? नहीं, देखिए मुकेश जी, मुझे लगता है कहीं कुछ डेटा में प्रॉब्लम है जी। मैं इसमें थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। अभी तक अगर आज तक की हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 9 लाख हेल्थ वर्कर को फर्स्ट डोज लगी और 6 लाख से ऊपर हेल्थ वर्कर को सेकेंड डोज लग चुकी है। अब इसमें 2 फैक्टर्स हैं। पहली बात तो यह है कि ये जो 9 लाख हेल्थ वर्कर्स हैं, ये सारे के सारे, ऐसा नहीं था कि जो हेल्थ वर्कर्स का ओरिजिनल टाइम था, जो कि वो तो आप समझिए 5 फरवरी को खत्म हो गया था, मतलब जो फर्स्ट उनके लिए वो प्रोग्राम बनाया गया था। लेकिन तब तक 9 लाख नहीं थे, तब तक तो हार्डली मेरे ख्याल में अराउंड 7 लाख के आसपास या उससे भी थोड़े कम थे। तो उस और उन्हीं वही लोग अभी तक ड्यू हुए हैं, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि कोविशील्ड का जो सेकेंड डोज का टाइम है वो बढ़ा दिया गया है, वो अब 4 की बजाय 6 वीक्स कर दिया गया है, प्रेफरेबली 6 वीक्स। तो इसलिए ज्यादातर लोग अब 6 वीक्स के बाद ही उसको लगवा रहे हैं। तो एक तो कारण ये है। और अभी जैसे मैंने बताया कि 9 लाख के अगेंस्ट 6 लाख से ऊपर हेल्थ केयर वर्कर लगवा चुके हैं। और फिर भी जो बाकी बचे हुए हैं उनके लिए हमने एक स्ट्रेटेजी ये बनाई है कि डिस्ट्रिक्ट्स में, क्योंकि उनकी एक डिटेल्स रहती हैं कौन से हेल्थ वर्कर जिनकी सेकेंड डोज ड्यू है, तो उनको ये एडवाइस किया गया है कि आप जो हमारा एएनएम वाला जो मतलब मॉड्यूल होता है वहां से उनकी लिस्ट निकाल के और जो हेल्थ वर्कर्स रह गए उनको मोटिवेट करें। और बाकी तो आप सब जानते हैं सब कि वैक्सीनेशन इज प्योरली वॉलंटरी फिनोमिना, उसको आप किसी को थ्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो है पीपल आर डूइंग देयर वे के कम से कम उनको बिल्कुल निकाल ठीक के कहा जो आपने। कुछ राज्यों में ऐसे प्रयास भी हुए कि जो हेल्थ वर्कर्स नहीं कर रहे हैं उनको किसी न किसी तरह से पेनलाइज किया जाए, लेकिन वो ठीक नहीं है। और आपने बिल्कुल नहीं, सही कहा, वो हमारे ये यहाँ बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, ऐसा नहीं है जी। मोटिवेट करना ही मेरे ख्याल में सही स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल। एक सवाल डॉक्टर शुक्ल आपसे करना चाहेंगे कि क्या लोगों को ये प्रमोट करना चाहिए कि वो पहले से रजिस्टर करके पहुंचे, सीधा वॉक इन करने की बजाय, सीधा वो टीकाकरण सेंटर पे पहुंचने की बजाय वो पहले से रजिस्टर करें? क्या आप इसको प्रमोट करना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर रेलवे के रिजर्वेशन से तुलना की जाए तो मुझे लगता है कि अगर आपकी पहले से सीट रिजर्व है तो आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती। सिमिलरली दोज हु रजिस्टर्ड देमसेल्फ इन द पोर्टल, उन्होंने अपने आप को पोर्टल पर पंजीकृत कर लिया पहले से ही, चाहे वो गवर्नमेंट फैसिलिटी में जा रहे थे चाहे वो प्राइवेट फैसिलिटी में जा रहे थे, उनको बहुत ही आसानी रही। उनको लाइन में तो खैर लगना पड़ा अगर कोई पहले उनसे पहले पहुंच गया है, लेकिन उनको फिर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ी जो वो ऑलरेडी कर चुके थे। और इसका एक और भी पक्ष है कि अगर अनरजिस्टर्ड लोग, यानी कि जो स्वयं कर नहीं पाए या करने में सक्षम नहीं है, जब वो बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाते हैं तो हमारा जो हेल्थ वर्कर है उसको रजिस्ट्रेशन की गतिविधि को भी करना पड़ता है, तो जो काम है थोड़ा सा डिले होता है। और एट टाइम्स वी डोंट नो द एस्टिमेट कि लोग कितने आने वाले हैं। अगर हमें ये पता है कि आज हमारे सेंटर पर 500 लोग आने वाले हैं, हम 500 लोगों के लिए बल्कि और 10-20% ज्यादा बढ़ा के हम व्यवस्था कर सकते हैं। और अगर वो हमने जो है ये आइडिया ही नहीं है, फुटफॉल किसी दिन कम हो गया किसी दिन बढ़ गया, तो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं कई बार जो है वो बेकार हो जाती हैं क्योंकि वो लोग आए नहीं, और कई बार जो है व्यवस्थाएं हमारी चरमरा जाती है क्योंकि अधिक भीड़ आ गई। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से ये अनुरोध जरूर करना चाहूंगा कि अधिक से अधिक लोग जो हैं वो पोर्टल पर रजिस्टर करके आए। और यदि वो स्वयं सक्षम नहीं है तो उनके जो मित्र हैं जो तब जो है व्हाट्सएप वगैरह चला लेते हैं, अगर थोड़ा सा भी स्मार्टफोन से भी हैं
तो एक स्मार्टफोन से 4-5 लोगों का जो है पंजीकरण हो सकता है, तो वो इस तरह से भी आ सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप थोड़ा सा संक्षेप में ये भी बता दें कि जो लोग सीधा रजिस्टर करने में खुद से सक्षम नहीं है, उनके लिए क्या क्या विकल्प है, संक्षेप में अगर ये बता दें तो लोगों को ये जानकारी भी मिल जाएगी। देखिए, मैंने बताया कि कोई भी उनका मित्र जो जरा सा भी कंप्यूटर के बारे में या मोबाइल के बारे में, स्मार्टफोन आजकल हर बच्चा भी ऑपरेट कर रहा है, तो कोविन पोर्टल पर अगर जो है वो जाते हैं और उसमें जो है अपने आपको पंजीकृत करा लेते हैं, किसी भी सहयोगी और पड़ोसी कोई हो सकता है, कोई उनका, आजकल तो बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं स्मार्टफोन का यूज करते करते, तो वो भी उनको जो है उसमें अपडेट कर सकते हैं, उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो ये स्वयं सहायता केंद्र होते हैं जहाँ पर हम अपना आधार और बाकी चीजें पंजीकरण करते हैं, दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग दिस एक्टिविटी। मुकेश जी, मैं एक कमेंट इस पे कर सकती हूँ। रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात की, वाकई बेइंतहा जरूरी है कि पहले से करा लें, तो असुविधा भी नहीं होती, टाइम बचता है, और जो वहाँ पर वर्कर लगा रही हैं टीका, उनसे भीड़ भाड़ में एरर हो सकता है आपके नाम की स्पेलिंग में और या फोन नंबर रजिस्टर करने में, तो थोड़े से दुश्वारियां इधर भी आ सकती हैं। लेकिन एक उसका थोड़ा सा दूसरा पहलू भी है, लोगों में एक हिचकिचाहट ये हुई कोविन ऐप पे जब देखा कि सबके वो जो प्रिवेसी वाले कुछ कंसर्न्स थे कि हमारा सारा कुछ मोबाइल नंबर, हमारा पैन, सारा कुछ पब्लिक के सामने रखा हुआ है, खुला हुआ। अब हम लोग ने मोबाइल को नंबर्स को लिंक किया हुआ है आधार से भी, पैन से भी, तो थोड़ा सा एक लोगों के अंदर ये हेजिटेशन था कि कहीं इसका मिसयूज ना हो जाए। नहीं, मैं इसमें आश्वस्त करना चाहूंगा कि कोई भी मिसयूज की संभावना नहीं है। ये बहुत ही सेफ पोर्टल है, भारत सरकार के द्वारा इसको तैयार किया गया है, बहुत ही सुरक्षित है और इसमें कोई भी डाटा के मिसयूज की संभावना नहीं है। और अगर वो स्वयं रजिस्टर कर रहे हैं तो जो आपने कहा कि उनके जो नाम की स्पेलिंग है, मोबाइल नंबर है, उसमें गलती की संभावना कम हो जाती है, अन्यथा एवरीबडी, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर हो, चाहे वो फ्रंट लाइन वर्कर हो, या कोई कहीं भी कार्य नहीं करता है, स्वयं के अपने किसी व्यापार में लगा हुआ हो, किसी भी आयु वर्ग का है, किसी भी धर्म जाति का है, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटा का है, सभी लोगों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन तो कराना ही है। केवल उनके द्वारा स्वयं रजिस्ट्रेशन करने से जो व्यवस्था है वो थोड़ी आसान हो जाती है। उनको अगर सवेरे 9 बजे से 11 बजे के बीच में वो सत्रों पर जाते हैं तो प्रायोरिटी भी दी जा रही है, तो ये कुछ फायदे उठा सकते हैं वो पोर्टल पर रजिस्टर करा के। और पोर्टल पर अगर अपने आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो वो वॉक इन करके भी अपनी जो टीकाकरण की सेवाएं हैं वो ले सकते हैं, वो उनको मिलेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन वहां पर भी टीकाकरण स्थल पर भी उनको रजिस्टर किया जाएगा, वो सारे बड़ी वो उन्हें देनी है। बड़ी अच्छी बात यह है कि अभी इस वेबिनार में लगातार लोग काफी संख्या में जुड़ रहे हैं और पार्टिसिपेट भी करने लगे हैं, बड़ी संख्या में सवाल भी मिलने लगे हैं। उन सभी सवालों को हम अपने एक्सपर्ट पैनल से जरूर पूछेंगे और उनका जवाब जरूर हासिल करेंगे। एक सवाल डॉक्टर घई कि जो स्टोरेज और जो ट्रांसपोर्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी स्टेट में अभी क्या स्थिति है, क्या चीजें आपको लगता है कि ठीक काम कर रही हैं और कहाँ आपको बेहतर करने की जरूरत है, डॉक्टर घई? देखिए, जब ये टीकाकरण शुरू होना था तो उस टाइम हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी दैट वाज अराउंड 80,000 लीटर्स, और हमने उस टाइम जो आकलन किया कि कोविड मतलब जिस तरह से पूरे पॉपुलेशन का कोविड टीकाकरण होना है और उस हिसाब से हमें जो जरूरत थी करीब 1.2 लाख लीटर्स की एडिशनल स्पेस की जरूरत थी। तो भारत सरकार ने हमें जो टोटल अलॉटमेंट किया आईएलआर्स का और उनका, तो उसके हिसाब से वो 2.4 के करीब उन्होंने 2.4 लाख जो है वो उन्होंने हमें वो कर दिया, अलॉट कर दिया। और उसके बाद में जो है उसमें से काफी हमें प्राप्त हो गया, और अब इस वक्त जो हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट 2 लाख लीटर्स थी उससे ऊपर हमारी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है, करीब 2.25 लाख के करीब हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसलिए जहां तक तो स्पेस का सवाल है उसमें एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जो अदर वैक्सीन हैं और जो कोविड वैक्सीन हैं हम सफिशिएंट क्वांटिटी में अपने पास रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपने उठाया ट्रांसपोर्ट का, तो ट्रांसपोर्ट डेफिनेटली एक वो रहता है क्योंकि वैक्सीन जो है वो आती है और बहुत जल्दी ही उन्हें हमें पूरे प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाना होता है। और इसमें मैं आपको एक इस एफिशिएंसी का एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि अभी टीका उत्सव जब होना था
11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, तो हमारे पास जो वैक्सीन वो 10 तारीख को आई है। हमारे 3 सेंटर्स पे आई थी, आगरा, लखनऊ और वाराणसी। और 10 तारीख को वो दोपहर को करीब 2 बजे से लेके और शाम को 6 बजे के बीच में वो वैक्सीन हमारे पास पहुंची। तो आप ये देखिए कि पूरे स्टेट में कोल्ड चेन पॉइंट तक वो वैक्सीन जो हैं वो सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक हर फारदेस्ट कॉर्नर तक भी पहुंच गई। सहारनपुर से लेके और मिर्जापुर, गाजीपुर तक सब जगह वैक्सीन जो हैं वो रात में पहुंच गई। तो क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के पास अपनी वैक्सीन वैन है, इसलिए वैक्सीन की ट्रांसपोर्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर अमिता जैन हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर जैन के जो लोग वैक्सीनेशन के लिए आते हैं, अगर आपका उनसे कोई इंटरेक्शन हो पाता हो तो आपके पास क्या फीडबैक है? जो दोबारा उन्हें आना होता है 4 से 8 सप्ताह के बीच, उसको लेके वो कितने ओपन होते हैं? और क्या जो वैक्सीनेशन के लिए जो स्टाफ लगा हुआ है वो जो टीका लेने आते हैं उन लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट कर सके, इसके लिए कितने ट्रेंड होते हैं और कितना इसको वास्तव में कर रहे होते हैं, इसको लेके डॉक्टर जैन आपका क्या अध्ययन है? आपको क्या अब तक फीडबैक मिला है डॉक्टर जैन? हाँ, बेसिकली मेरे पास जो फीडबैक होता है वो हेल्थ केयर वर्कर्स का ही होता है, क्योंकि टीकाकरण में मेरा डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो मुझे लगा इतने दिन में कि ज्यादातर लोग जो फर्स्ट डोज लेने गए हैं विलिंगली, अपनी मर्जी से गए हैं और उन्होंने फर्स्ट डोज अपनी मर्जी से लगाई है, वो ये भी इच्छुक होते हैं कि हम सेकेंड डोज लगा लें, क्योंकि वो एक विश्वास के साथ जा रहे हैं कि वैक्सीन काम करेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसलिए वैक्सीन लगाने चले गए अनविलिंगली, कि उनको लोगों ने बोला कि तुमने क्यों नहीं लगाया, लगाना चाहिए, जाओ, और दोबारा लगाने चले गए, तो वो दोबारा अवॉइड कर जाते हैं कई बार, क्योंकि उनका शायद विश्वास नहीं है। जहां पर वैक्सीन लग रहा है वहां पर कई बार जाना हुआ और उन लोगों को देखा, तो आई एम हैप्पी टू से कि वो लोग काफी दिल से लोगों को समझाते हैं कि अभी आपने पहला वैक्सीन लिया है, अब आपको दूसरे वैक्सीन के लिए इतने समय पे आना है। कुछ वर्कर्स बहुत अच्छे तरह से उनको ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। सो आई थिंक ओवरऑल हेल्थ केयर वर्कर्स मोटिवेटेड हैं। अभी इतना वर्क प्रेशर उनके पास मुझे नहीं दिखा कि बहुत लंबे क्यूज हैं या कुछ है, तो वो एक एक से इंडिविजुअली बात कर पा रहे हैं। काफी लोग रजिस्टर करा के भी आ रहे हैं। कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन की जो फैसिलिटी वहां मिल जा रही है वो बहुत अच्छा है, कि एक अलग काउंटर लगा हुआ था जिसपे लोग पहले जाके, अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपका नंबर निकल आएगा, नहीं रजिस्टर्ड है तो वो आपका नंबर रजिस्टर करके निकाल देंगे या आपको काउंटर नंबर बता देंगे उसमें वैक्सीन लगना है। तो आई थिंक ऑर्गेनाइज्ड है। किसी भी को मैंने सुना नहीं कि वो वहां पर गया था उसको दिक्कत हुई हो। सो दिस इज अ गुड एफर्ट एंड स्टाफ की मोटिवेशन करते हैं वो। जी डॉक्टर ज़ीबर, अब अगर आप आम लोगों के समझ में आने लायक एक संक्षेप में ये बता दें कि टीके काम करते कैसे हैं और किस तरह से ये हमारे लिए फायदेमंद होता है, डॉक्टर ज़ीबर। आपका सवाल बहुत ही ज़रूरी है, ये जनता तक इसका आंसर पहुंचाना। कि जहाँ तक ज़रूरत है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने 2019 में कहा था, बहुत पहले उससे भी कहा हुआ है कि टीके लगाना हमारे जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके लिए चिकित्सा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसने इतनी जानें बचाई हैं, 20-30 लाख अमूमन हर साल बचती हैं। तो टीके लगाना इतना ज़्यादा एक कारगर जिंदगियां सुधारने और बचाने का, खासतौर पे हमारी हेल्थ के लिए। अब टीके हैं क्या? टीके का वर्ड जो वैक्सीन है वो एक लेटिन वर्ड वैका से आया है, जिसका मतलब था गाय। क्योंकि एडवर्ड जेनर, जिन्होंने इसको मॉडर्न वर्ल्ड के सामने लाके रखा इस प्रोसेस को, जो कि काफी पहले से चल रही थी, 15वीं शताब्दी से भी चल रही थी, लेकिन जो दुनिया के सामने आया है वो मूल रूप से एडवर्ड जेनर साहब की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने काउ पॉक्स वैक्सीन का इस्तेमाल करा था स्मॉल पॉक्स को खत्म करने के लिए। तो टीके करते क्या हैं? बेसिकली टीके में होता है कि हमारे जो ये जीव हैं या जरासीम, उनका कोई एक छोटा सा अंश लिया जाता है, या तो उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है या इतना कमजोर कि वो बीमारी पैदा नहीं कर सकता। उसको हमारे शरीर में जब प्रवेश कराया जाता है तो शरीर को आभास होता है कि उसको वाकई किसी जीव ने हमला कर दिया, उस पर आक्रमण हुआ है, और वो उसका जो
प्रणाली है इम्यून सिस्टम वाली हमारी, वो एकदम से सक्रिय हो जाती है और एक फौज तैयार करती है एंटीबॉडीज की, जो कि उसको बीमारी को रोकने के लिए उनका उपयोग बहुत। अब होता यह है कि जब हम टीका लगाते हैं, जो फौज तैयार होती है वो बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है और थोड़ा वक्त लगाती है, क्योंकि ये एक अचानक वाला हमला ही की तरह होता है। बाद में लेकिन जब हमें दूसरी बार हमारे शरीर को उस जीव संक्रमण करने वाले जीव के संपर्क में हमारा शरीर आता है, तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी होती है। तो एकदम से जैसे बहुत सारे सोल्जर्स रिक्रूट हो जाते हैं, वो सारे आ जाते हैं और हमें बीमारियों से बचा लेते हैं। तो टीकाकरण को मैं अगर बहुत सरल भाषा में कहना चाहूँ तो एक मॉक ड्रिल समझ सकते हैं आप, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए या आर्मी की होती है। प्रभावी तरीके से आपने बताया। अगर आप जी डॉक्टर ज़ीबा जी 1 मिनट में मैं इसका प्रोसेस को थोड़ा सा और बताना चाहूंगी, क्योंकि ये तो फिर भी लोग समझते हैं, लेकिन होता कैसे है, मतलब हमारी बॉडी करती कैसे इतना इम्पोर्टेंट काम। तो उसमें यह कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसकी प्रणाली में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें एक छोटी छोटी लिम्फ नोड्स होती हैं। अक्सर लोग कहते हैं ना गले में गांठें हो गई हैं, तो हमेशा खतरनाक नहीं होती, बच्चों में होती ही हैं वो। थाइमस होता है, स्प्लीन होता है हमारा, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इसमें हिस्सा लेती हैं। और जो ये लिम्फ नोड्स हैं, जो आमतौर लैंग्वेज में लोग गांठें कहते हैं या ग्रंथियां कहते हैं, इनको अगर हम मिसाल दें तो ये ऐसी हैं जैसे पुलिस चेक पोस्ट होते हैं या छोटे छोटे थाने, कि हमारा जो एंटीजन आता है हमारा बीमारियों का 99% ये लोग फिल्टर कर लेती हैं, वरना हमारे शरीर को कितना नुकसान हो सकता है आप समझ सकते हैं। और उसके अलावा वो एक काम ये करती हैं कि एक छोटे सी एक सेना खड़ी करती हैं लड़ाई करने के लिए, और वो सेना बिल्कुल तत्पर होती है कि बस अब अगली बार जब आएंगे तो हम दबोच लेंगे। तो ये काम है हमारा जो इम्यून सिस्टम करता है, और चुपचाप बैठा करता है। इसको बहुत सारा इस पे मुबारकबाद या बहुत सारा क्रेडिट नहीं मिलता। जी, और आपसे हम, चूंकि आप एक पीडियाट्रिशियन हैं, बच्चों से के इलाज से सीधे जुड़ी हुई हैं और कोरोना में वो काफी उपेक्षित है, उनसे जुड़े कई सवाल हैं, वो हमारे तमाम साथी जानना चाहेंगे। लेकिन एक बार हम फिर से डॉक्टर घई के पास जाते हैं। डॉक्टर घई, अगर आप ये बताएं कि ये पूरा जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, इसमें प्राइवेट सेक्टर को किस तरह से इन्वॉल्व करने की हमने तैयारी की है और वो क्या अब तक उसका फीडबैक मिला है? डॉक्टर घई। देखिए, पहले शुरू में तो जब ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तो प्योरली गवर्नमेंट सेक्टर में ही हो रहा था, लेकिन फिर बीच में काफी डिमांड्स आई कि प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया कि प्राइवेट सेक्टर में सबसे पहले तो उन्होंने जो हमारे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित जो मतलब हॉस्पिटल्स थे जो उनसे एफिलिएटेड थे और जो CGHS के साथ जो एफिलिएटेड थे, उन हॉस्पिटल्स को अप्रूव किया कि उन हॉस्पिटल्स में जो है प्राइवेट वैक्सीनेशन किया जा सकता है। लेकिन बाद में जो है कुछ अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो इनके साथ अप्रूव नहीं थे, उनको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया। उसके लिए उन्होंने ये तरीका बनाया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से पहले उस हॉस्पिटल की इंस्पेक्शन की जाती है कि क्या वो जो क्राइटेरिया है 2-3 के, क्या उनके पास एम्पल स्पेस है, कोल्ड चेन का फैसिलिटी है और इस तरह की मतलब जो बेसिक स्टाफ है उनके पास ट्रेन। तो ये सब करने के बाद में उनको जो है वो किया गया, अब भेजा गया भारत सरकार को और भारत सरकार ने उसको अप्रूव किया। और इसका जो प्रोसेस है वो ये है कि प्राइवेट की भी उसी तरह जिस तरह से गवर्नमेंट CVC यानी कि कोविड वैक्सीनेशन सेंटर रजिस्टर होता है कोविन पोर्टल पे, उसी तरह प्राइवेट भी जो है कोविन वैक्सीनेशन सेंटर उस पर रजिस्टर होता है। उनको जो वैक्सीन है वो उसके लिए भारत सरकार का एक अकाउंट है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का, उस अकाउंट में वो पैसा जमा करते हैं और उसके बाद वैक्सीन उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्रोवाइड की जाती है। और वो वहाँ पे जो है प्राइवेट में उसका एक चार्ज निर्धारित किया है भारत सरकार ने, वो 250 रुपीज पर डोज है। तो 250 रुपीज पर डोज के हिसाब से प्राइवेट में वैक्सीनेशन हो रहा है, जबकि जो गवर्नमेंट सेंटर्स है उसमें एब्सोल्युटली फ्री हो रहा है। बस इतना ही फर्क है और कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। वैक्सीन सेम है, एक ही जगह से वैक्सीन आती है और वही दी जाती है उनको। बिल्कुल। एक सवाल जो हम सभी लोगों के मन में है और उसका मैं चाहूंगा कि आप सभी पैनलिस्ट जवाब दें कि ऐसा क्यों हो रहा है जब लोगों ने दोनों डोज ले भी लिए वैक्सीन के, उसके बावजूद उन्हें कोविड-19 हो रहा,
इसकी क्या वजह है और क्या ये सामान्य है या होने के बावजूद क्यों लेना चाहिए, इस बारे में अगर आप बताएं। डॉक्टर घई आप भी बताएं और बाकी सभी स्पीकर्स की मैं अनुरोध करता हूं। मेरे ख्याल में इसका जवाब खैर मैं दे देता हूं, लेकिन डॉक्टर अमिता वुड बी अ बेटर पर्सन टू आंसर दिस। लेकिन मैं जहां तक मेरा सवाल है, मैं ये इसको इस तरह से कहूंगा, मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे। हालांकि हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी बात अनरिलेटेड लगे। ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन सालों से बहुत सारे लोगों को, बहुत मतलब करीब 95% बच्चों को दी जाती है। लेकिन क्या ट्यूबरक्लोसिस नहीं हो रहा है? ट्यूबरक्लोसिस होता है, लेकिन जो चीज उसमें क्लेम करी जाती है वो ये करी जाती है कि जो वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन हैं उनको सीरियस किस्म का ट्यूबरक्लोसिस नहीं होता। तो इसी तरह से मैं ये मानता हूं कि अगर आपने कोविड वैक्सीनेशन ले रखा है तो इवन इफ यू गेट पॉजिटिव, क्योंकि ये तो वो भी क्लेम कर रहे हैं कि कोई कंपनी ये नहीं कह रही कि हमारा 100% वो है, कोई 80% कह रहा है, कोई 70% कह रहा है, कोई 65% कह रहा है, तो उस तरह से है। लेकिन ये बात पक्की है कि अगर आप कोविड वैक्सीनेशन करवाया है आपने और आपको प्रॉपर टाइम उसका बीत गया है, तो उसके बाद में अगर आपको कोविड होता भी है तो दैट वुड नॉट बी ऑफ अ सीरियस नेचर। दैट इज व्हाट आई थिंक। बाकी डॉक्टर अमिता वुड बी बेटर पर्सन टू आंसर दैट। बिल्कुल, तो डॉक्टर अमिता जैन के पास चलते हैं। और चूंकि वो माइक्रोबायोलॉजी की न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में जानी मानी एक्सपर्ट हैं, तो डॉक्टर जैन आप बताएं इस बारे में। कुछ चीजें हैं जो पहले आपको समझना होगा कि जैसे डॉक्टर ज़ीबा ने कहा था वैक्सीन काम कैसे करता है। ये वैक्सीन यूनिक वैक्सीन है। कोई भी वैक्सीन हमको 6 महीने 7 महीने में नहीं मिला है, उसमें यूजुअली 10 से 15 साल का समय लगा है। तो जो कुछ भी इस पे हुआ, जितने भी टाइप के वैक्सीन आए, उसको देखते हुए ये मान लेना कि हमने वैक्सीन को 100% समझ लिया है, ये गलत है। अभी तो हम 100% तरह से इन्फेक्शन को ही समझ नहीं पाए हैं। दूसरी चीज यहाँ पर ये समझना कि कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होती है। जो बेस्ट इफेक्टिव वैक्सीन हैं वो जैसे मीजल्स की है, जिसको हम 99% मानते हैं इफेक्टिव, तो 1% फ्लॉज वहां भी हैं। इसके लिए तो हम मान के चल रहे हैं कि 70% तक एफिकेशियस है, इससे ज्यादा तो हम मान के चल नहीं रहे। तो 70% लोग अगर प्रोटेक्ट होंगे तो 30% लोग प्रोटेक्ट नहीं होंगे। दूसरी चीज जो डॉक्टर घई ने कही कि सीवियर कोविड से बचा सकती है, जिसके लिए देखा गया है कि शायद ये 95% तक इफेक्टिव होगी। जिन्होंने वैक्सीन लिया है उनको सीवियर कोविड होने की संभावनाएं 95% है कि कम हो जाएंगे। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है कि जैसे जिन लोगों को वैक्सीन लग गया उन्होंने ये मान लिया कि हम प्रोटेक्टेड हैं और अपना बिहेवियर बिल्कुल चेंज कर दिया, ऑल टुगेदर चेंज कर दिया। उन्होंने वो ऐसे बिहेव करने लगे जैसे कोविड है ही नहीं। लेकिन वो ये भूल गए कि अगर हमारी वैक्सीन 70% इफेक्टिव है, वैक्सीन लगने के पहले हम 100% अनप्रोटेक्टेड थे, उस सिनेरियो में हम 8% रिस्क लेते थे नाउ, या हम 10% रिस्क लेते थे। लेट्स टेक दैट। नाउ आई एम वैक्सीनेटेड, तो हम 100% रिस्क नहीं ले पाएंगे। हम अगर उसको हमने 30% भी रिस्क ले लिया तो हम उतना ही रिस्क ले रहे हैं जितना हम पहले ले रहे थे। तो अगर वैक्सीन लग गया, वैक्सीन 100% एफिकेशियस नहीं है, हमको अपना बिहेवियर चेंज नहीं करना चाहिए था, जो हमने कर दिया। एक और कारण, जब वैक्सीन, अभी वायरस म्यूटेट हो रहा है, हर वायरस का नेचर होता है कि वो म्यूटेट होता है, ये भी म्यूटेट हो रहा है। हमें वाकई नहीं पता कि ये म्यूटेंट्स के अगेंस्ट कितनी एफिकेशियस है हमारी वैक्सीन, तो हमें अपना बिहेवियर और ज्यादा जरूरत थी कि हम चेंज ना करते। एक जो लास्ट पॉइंट मैं यहाँ रखना चाहूंगी वो है वैक्सीन रोल आउट। अभी हमने वैक्सीन रोल आउट नहीं किया है 100% पॉपुलेशन में। अभी हमने 65% में किया, फिर हमने 65 एंड अबव में किया, फिर हमने 45 एंड अबव में किया, पहले टारगेट पॉपुलेशन में किया। कोई वैक्सीन नहीं बनी है जो बच्चों के लिए काम करेगी। तो 18 से कम की उम्र के लोग तो अभी वैक्सीन लगाए ही नहीं है। अगर हम इस पूरी सिचुएशन को देखें तो ये जो पैची रोल आउट हो रहा है, इसको देखते हुए हमको हर्ड इम्यूनिटी तो अचीव होगी ही नहीं। हमारे हर्ड में अगर हमको 70% लोग इम्यूनाइज चाहिए, तो ये जरूरी है कि हम लिटरली हर आदमी
लिटरली हर आदमी जो 18 साल से ऊपर की उम्र का है, जब तक वो वैक्सीनेटेड नहीं है, हर्ड इम्यूनिटी का वैक्सीन के थ्रू तो पर मतलब ही नहीं निकला। तो वैक्सीनेशन इन सर्टेन पॉपुलेशन हुआ, वैक्सीनेशन के साथ म्यूटेंट वायरस आ गए, वैक्सीनेशन के साथ लोगों ने अपनी बिहेवियर ऑल टुगेदर चेंज कर दिया। ये सारी चीज देख के ये पीक हम शायद हमको फोर्सी हमने किया था, लोग बता रहे थे, बार बार वार्निंग्स आ रहे थे, लेकिन हम शायद ये जनता तक नहीं पहुंचा ठीक से, और वी हैव टू सफर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप चूंकि एक जानी मानी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, और एक सवाल ये, अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन पे, इस पूरे समस्या से निपटने के लिए जो टेस्टिंग और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है, उसकी कितनी अहमियत है, और उसमें उत्तर प्रदेश इस चुनौती को किस तरह से निपट रहा है, आपका क्या आकलन डॉक्टर जैन? अभी तक क्या हो रहा था कि एक्चुअली देयर वाज लॉट ऑफ पॉलिटिकल कमिटमेंट, जिसमें हम लोग कहते थे कि पहले टेस्ट करो, फिर ट्रेस करो, फिर ट्रीट करो। तो टेस्ट ट्रेस ट्रीट का जो हमारा फॉर्मूला चल रहा था, अभी तक बहुत बढ़िया काम किया, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हमने फर्स्ट वेव हमारा बाकी कंट्री को देखते हुए लोअर रहा, बहुत ग्रेजुअल आया, और हम उसको ठीक से हैंडल कर पाए। इस समय जिस स्पीड से ट्रांसमिशन फैल रहा है और जितने पॉजिटिव केसेस चारों तरफ हैं, उसको देखते हुए शायद ये टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट की पॉलिसी हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं साबित हो रही है, क्योंकि हम ट्रेस ही नहीं कर सकते। इतने सारे केसेस हो गए ऑल ऑफ अ सडन, हम उनको टेस्ट तो कर पा रहे हैं, लेकिन हम उनको ट्रेस करके टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक गैप आएगा, और जिसको फिल करना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी चीज कि एक ये भी हमको असेस करना पड़ेगा, इज इट रियली नीडेड, जरूरत है कि नहीं जरूरत है इस समय, क्योंकि हर कोई जो सिम्टोमैटिक है लिटरली वो पॉजिटिव है। मतलब मुझे नहीं लगता 15 दिन में हमने कोई सिम्टोमैटिक टेस्ट किया होगा और हमने कहा होगा ये पॉजिटिव नहीं है। तो इतनी हाई पॉजिटिविटी के साथ टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट, आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल। अभी इस समय जितनी पॉजिटिव है, उससे फोकस शिफ्ट होना चाहिए थोड़ा सा टुवर्ड्स मेकिंग द हॉस्पिटल्स एंड बेड्स बढ़ाने के लिए, जिस पे काम हो रहा है, बिल्कुल विद्युत गति से काम हो रहा है। और लेट्स सी व्हाट इज इट रिजल्ट फॉर अस। अभी तो कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल एक्सरसाइज है। बिल्कुल। और हमारे साथ चूंकि डॉक्टर जीवा रब हैं, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पीडियाट्रिशियन हैं। डॉक्टर रब, आप ये बताएं कि प्रदेश में हमने देखा एक वैक्सीनेशन को लेके, जो दूसरी वैक्सीनेशन थी उनमें भी एक कुछ इलाकों में एक हेजिटेंसी रही, बाद में हमने उसको ओवरकम भी किया। जो कोविड-19 है, इसको लेके भी क्या आपको लगता है कुछ खास इलाकों में या कुछ खास वर्ग में हेजिटेंसी है तो उसकी वजह क्या है और उसे दूर कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर रब, अगर आप परमिट करें तो मैंने डॉक्टर अमिता के जो जवाब था उस पर एक जरूर बिल्कुल ऐड करना चाहूंगी कि जहाँ तक ये सवाल है कि जिनको टीके लगे उनको भी संक्रमण हो गया, तो जो भी ये टीके लाए गए हैं अभी कोविड के खिलाफ, उनमें से किसी टीके ने ये नहीं कहा था कि हम संक्रमण को रोकने में समर्थ हैं। वो जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि टीके संक्रमण को रोकते हैं, लेकिन ये वाले जो टीके थे ये उसकी सिवियरिटी को कम करेंगे, संक्रमण को रोकने की किसी ने भी दावा नहीं किया था। और दूसरा ये डॉक्टर अमिता ने जो कहा, बहुत जरूरी था कि हम लापरवाही नहीं करते। पूरे दुनिया के साइंटिस्ट ये लगे हुए थे कि मास्क मत उतारो, मास्क अप, पर ये हमारी लापरवाही का नतीजा है जो हमने खुद भी भुगता और दूसरे भी भुगत रहे हैं। अब जहां तक आपका सवाल था मुझसे हेजिटेंसी या हिचकिचाहट, मूल रूप से सारे जीवित जो भी जीव हैं उनका एक बहुत ही जीवन का हिस्सा है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल प्रतिक्रिया है, और ये वैक्सीन तक लिमिटेड नहीं है, ये आम जिंदगी की हर चीज में, और सिर्फ इंसान नहीं जानवरों में भी है। और उसकी वजह होती है कि वो किसी रिस्क लेने से डरते हैं जब तक भरोसा ना हो जाए। मैं एक पेट पेरेंट हूँ और बहुत मैंने क्लोजली ऑब्जर्व भी किया। बिल्ली को भी बुलाए अगर कोई चीज देने के लिए, वो हिचकिचाती है शुरू में, जब भरोसा जीत लेते हैं तो पूरा खानदान लेके आ जाती है वो आपके पास। साथ हुआ isn't it? तो हालांकि मैं क्या करूं, बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों वाले एग्जाम्पल्स भी इस्तेमाल करने लगी हूँ। लेकिन मुझे लगा कि हेजिटेंसी एक बिल्कुल स्वाभाविक था, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने नवंबर में ही कह दिया था कि हेजिटेंसी होगी कोविड वैक्सीन लगाने में,
और उसका एक बहुत ही अहम कारण ये था कि ये बहुत जल्दी बनी वैक्सीन है, क्योंकि वरना सालों लग जाते हैं। जल्दी बनाना जरूरत थी, मांग थी हमारे समय की, क्योंकि इतना भयंकर ये संक्रमण था जिसमें हमें वक्त ही नहीं मिलना था। तो हेजिटेंसी थी, और ये कहीं पॉकेट्स में नहीं थी, ये फ्रंटलाइन वर्कर्स में ही शुरू में बहुत थी। तो अगर आप उसका ग्राफ देखें वैक्सीनेशन का, शुरू में तो बिल्कुल रेंग रहा था, 40% 50% तक हेल्थ वर्कर्स लगाने के लिए तैयार नहीं थे। और साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया था कि जैसे जैसे टीका रोल आउट होगा अपने आप ये हेसिटेंसी कम होने लगेगी, क्योंकि लोग देख रहे थे कि देखें भाई, जिसने लगवाया उसके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ तो चलो हम भी लगा लेते हैं। तो ये हेसिटेंसी धीरे धीरे अपने आप ही कम हो गई। अब एक बहुत ही दुखद वजह हेसिटेंसी कम होने की वजह और भी है। लोगों ने अब आसपास में और अपनों को मरते और तड़पते देखा है। तो जो पहले एक हेसिटेंसी थी कि साइड इफेक्ट हो जाएगा इस वास्ते नहीं लगवाएंगे, अब उनको लग रहा है कि नहीं, टीके किसी भी तरह लग जाए, मतलब कोई भी तरीका हो कि हमारा आउट ऑफ टर्न हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह से लग जाए। तो हेसिटेंसी अनफॉर्चुनेटली नेचर ने ही कम कर दी। तो डॉक्टर ज़ीबा, आपका कहना है कि किसी खास वर्ग में, किसी समुदाय में, किसी इलाके में ऐसी कोई खास, उत्तर प्रदेश में ऐसी आपको देखने को नहीं मिल रही कि वहां खास तौर से हेजिटेंसी ज्यादा हो या कुछ खास इंटरवेंशन की जरूरत हो? जैसे कि हर टेक्नोलॉजी एक दुधारी तलवार होती है। व्हाट्सएप और डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया भी एक दुधारी तलवार थी, वो तो वर्ल्ड ओवर। अगर आप लॉस एंजलिस की बात करें, वहाँ हेल्थ वर्कर्स में से 40% ने इनकार कर दिया था टीका लगवाने को। बीएमजे ने रिसर्च की, पब्लिक ने कहा 68% ने कि हम लगवाएंगे, बाकी ने मना कर दिया। केयर जो वर्कर्स हैं ओहायो के, उन्होंने मना कर दिया। तो हेसिटेंसी सिर्फ हमारे कंट्री, हमारे प्रदेश तक सीमित नहीं थी, पूरी दुनिया में थी, क्योंकि लोग जानते बहुत कम थे। और जहां तक और इसके लिए लेकिन क्या इंटरवेंशन की जरूरत है? इसके लिए सरकार को क्या करने की जरूरत है, संक्षेप में अगर बताएं, क्योंकि सवाल बहुत आ गए। सरकार ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें ऐसी कर रखी हैं। सबसे ज्यादा है जरूरी मिस इन्फॉर्मेशन दूर करना। तो जो ये व्हाट्सएप में चीजें सर्कुलेट होती रहती हैं, बहुत सारी अजीब के चिप लग जाएगी और पता नहीं क्या क्या, वो सारी चीजों को टैकल करना है। कभी मुझे लगता है कुछ तो ऐसे भी वीडियोस हैं जिन पे सरकारी कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन और ये लोगों को सावधान रहना होगा, क्योंकि अभी अगर आप कोई भी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं तो आप पे बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और अब सवाल हम लेते हैं, सवालों का सिलसिला भी शुरू करते हैं। हमारे पास आशुतोष शुक्ला जी पूछ रहे हैं, कृपया बताएं कि 2 टीके लगाने के बाद भी संक्रमण क्यों हो रहा है? ये तो हमने चर्चा की है। दोनों तरह के टीकों का सक्सेस रेट क्या है, अलग अलग सक्सेस रेट? डॉक्टर जैन, अगर आप ये बताएं कि सक्सेस रेट की आपने बात की है, लेकिन आशुतोष शुक्ला जी पूछ रहे हैं, अगर आप इस बात का, उनके सवाल का जवाब दे सकें। अभी ये एनालिसिस एक्चुअली हुई नहीं कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड में फील्ड में आने पे कौन सा प्रभावी ज्यादा होगा। दोनों वैक्सीन ने करीब करीब जो उन्होंने अपना बताया, उन्होंने कहा 70% तक ये प्रिवेंट कर सकता है, इफेक्टिव होगा, एंड 95% तक ये सीवियर इन्फेक्शन को रोक सकता है। इसके बियॉन्ड कोई इंफॉर्मेशन अभी है नहीं। अभी लगे हुए कितना दिन शुरू हुआ है, 16 जनवरी से ये रोल आउट शुरू हुआ, कम लोगों में लगा। अब इस समय तो बिल्कुल कोई एनालिसिस का टाइम बचा नहीं है। तो जितने लोगों को दोनों टीके लग गए, अब उनको सेकेंड वेव में इन्फेक्शन हो रहा है, फिर उनकी एनालिसिस होगी, तो आई थिंक आफ्टर फ्यू वीक्स वी विल हैव दिस डेटा इन हैंड। लेकिन अभी एग्जैक्टली कहना कि कोविशील्ड वर्सेस कोवैक्सीन थोड़ा मुश्किल है। दोनों ने जो क्लेम्स किए हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर। बिल्कुल, ना तो दोनों के अनुपात के बारे में हम कुछ दावा कर रहे हैं और ना उनके ओवरऑल अभी नतीजों के बारे में फिलहाल सटीक हम कोई सूचना दे रहे हैं, पर ये प्रभावी हैं और जो प्रयोगों में अब तक प्रभावी रहे हैं। डॉक्टर घई, अगर आप ये बताएं कि कोविशील्ड की दूसरी डोज को लेके हमने जो अंतराल था वो बढ़ाया, पहले 4 से 6 हफ्ते था, फिर 4 से 8 हफ्ते का अंतराल रखा गया है। ये जो बदलाव किया गया, ये क्यों जरूरी रहा? और ये जो बदलाव की प्रक्रिया रही, उससे आपके अपने प्रदेश के जो वैक्सीनेशन का रोल आउट है, जो पूरी प्रक्रिया है, उस पर क्या असर पड़ा? जो प्रभाव, मतलब प्रैक्टिकल आपके सामने चीजें आई हैं, उसके बारे में अगर डॉक्टर कहीं आप शेयर करें। देखिए, ऐसा है, पहला सवाल तो आपका पार्ट ये है कि क्यों किया गया। तो क्यों के पीछे तो लॉजिक ये है कि काफी सारी स्टडीज ऐसी हुई जिनमें ये देखा गया कि अगर गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड डोज बढ़ा दिया जाता है तो जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है वो बेटर रहता है। तो उस बेस पे जो है एक नेगवेक की मीटिंग हुई और उसमें जो है ये डिसाइड किया गया
कि इस गैप को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। लेकिन अभी भी मैं बताऊं कि टेक्निकली जो हमारे प्रोग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो गैप रखा गया है वो 4 to 8 वीक्स रखा गया है। प्रीवियसली इट वाज 4 to 6 वीक्स, बस इतना ही फर्क किया गया है। लेकिन एक लाइन उसमें ये है कि प्रेफरेबली 6 वीक्स। तो प्रेफरेबली 6 वीक्स का मतलब कि डेफिनेटली हम चाहते हैं कि जो गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड डोज हो वो बजाय 4 वीक्स के 6 वीक हो, तो इट वुड बी बेटर। लेकिन अभी भी अगर कोई 4 वीक्स के बाद आके कहता है कि नहीं, जैसे कुछ लोगों को फॉरेन ट्रेवल करना है या कहीं जाना है या कोई ऐसी बात है, तो वो कहते हैं कि हमें 4 वीक्स के बाद भी लगा दिया जाए, तो उनको लगाया जाता है। ये तो एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट आपने पूछा कि इससे प्रैक्टिकल क्या मतलब चेंजेस आए या क्या वो हुआ। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। शुरू में बिल्कुल जब हुआ था उस टाइम जरूर हुआ कि कुछ लोग आए और उनको हमने ये ऑप्शन दिया कि भाई ऐसा है कि अगर आप चाहें तो हम लगा सकते हैं, और नहीं तो ये सूचना आई है और इस हिसाब से आप 6 वीक्स बाद भी आ सकते हैं। तो उसमें कुछ लोग जो हैं, एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लीजिए सर। उसमें हुआ ये कि कुछ लोगों ने तो कहा नहीं हमें लगा दीजिए, और कुछ लोग उसके बाद आने। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह में सबने पढ़ा, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर कमिंग आफ्टर 6 वीक्स, तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई। जी डॉक्टर सुपुल, जो टीकों के वेस्टेज की बात आ रही है देश भर से, उसको रोकने, कम करने, मिनिमाइज करने के लिए आपके यहाँ क्या प्रयास किए गए हैं और वो कितने सफल रहे हैं? और यही सवाल डॉक्टर घई भी अगर जवाब दे देंगे तो बेहतर होगा। शुरुआती दिनों में जब हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया था 16 जनवरी को, तो अगर देखा जाए तो कोविशील्ड की वैक्सीन तो केवल 10 डोज की वायल थी, जबकि कोवैक्सीन की 20 डोज की वायल थी। और अगर मान लीजिए 10 लोग आए और आखिरी वायल खोली हमने, उसके बाद हम 4 घंटे के बाद उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो उस वजह से कुछ जगहों पर ज़्यादा वेस्टेज जरूर हुआ कोवैक्सीन में। इवन कोविशील्ड में भी वेस्टेज हुआ, और रीज़न यही था कि फुटफॉल कहीं पर कम हुआ, और इसलिए जो है हमारी जो डोज थी वो वेस्ट हो गई। एक्सेप्शनली एक आध ब्रोकन वायल का इंसिडेंसेस होते हैं, या कभी फ्रीज हो जाए वैक्सीन, तो इस तरह के इंसिडेंसेस होते हैं। लेकिन नॉर्मल कोर्स में जो वेस्टेज का कारण था वो अंतिम जो वायल हमारी खोली गई उसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं होने की वजह से ही हुआ। लेकिन इसको हम लोगों ने बहुत ही जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया, और फिर तत्काल हम लोगों ने कहा कि भाई जस्ट आप वेट कर लीजिए, जब 10 लोग आ जाएं, 8-10 लोग आ जाएं, तभी आप अपनी वायल को खोलिए। और नाउ फुटफॉल इज प्रीटी हाई, तो अब वो भी स्थितियां खत्म हो गई हैं। साथ ही कोवैक्सीन की जो हमारी वायल है उसको भी अब 10 डोज का कर दिया गया है, और उसकी वजह से जो पहले समस्या आ रही थी 20 डोज वायल में वेस्टेज ज़्यादा हो रहा था, वो भी प्रतिशत अब हमारा कम हो गया है। हमें बीच में जब शुरुआती दिनों में ये वेस्टेज ज़्यादा निकल के आया, तो अपनी जो टीम्स हैं ट्रेन करना पड़ा, उनको रीट्रेन करना पड़ा, रीओरिएंट करना पड़ा, और उसके बाद ये प्रॉब्लम्स कम हो गई हैं। नाउ द वेस्टेज ऑफ कोवैक्सीन एज वेल एज ऑफ कोविशील्ड इज लेस देन 5% इन द स्टेट। जी बिल्कुल, और सवालों का सिलसिला जारी है। और हमारे अमित दीक्षित जी पूछ रहे हैं कि क्या नाइट कर्फ्यू लगाने से कोविड थम जाएगा, जबकि दिन में बाजारों में लापरवाही बरती जा रही है? और ये सवाल डॉक्टर अमिता जैन भी जवाब दे दें, और हमारे जो दोनों सरकार के प्रतिनिधि हैं वो भी जवाब देंगे। डॉक्टर अमिता जैन, अगर आप बताएं कि नाइट कर्फ्यू लगाने से क्या कोविड थम जाएगा और दिन में जो लापरवाही बहुत बहुत मुश्किल सवाल है, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि वो एटम बॉम्ब जो है वो डिफ्यूज हो चुका है, तो थोड़ा लोगों को अपना, और एज सच भी आप देखिए ना सड़कों में इतने लोग अब दिख नहीं रहे हैं, तो लोगों में एक भय है और वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि कोई बहुत फर्क पड़ेगा नाइट कर्फ्यू। मैं कुछ इसमें थोड़ा सा कहना चाहूंगा। वैसे तो डॉक्टर अमिता ने जो कहा है आई एग्री विद दैट, लेकिन एक चीज है जो बेसिक, जो मतलब इसके पीछे लॉजिक है नाइट कर्फ्यू का। और अब आपने देखा होगा रिसेंटली, पहले ये शायद 9 to 6 था, अब रिसेंटली 8 to 7 किया गया है। मैं समझता हूँ उसमें एक ही लॉजिक जो समझ में आता है वो ये है कि नॉर्मली दिन के टाइम, देखिए बात यह है कि हमें दोनों चीजें तोल के, जैसे पिछले साल के एक्सपीरियंसेस हमारे सामने हैं कि पूरा लॉकडाउन करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उनको क्या हम आउटवे करते हैं इस तरह से कि पूरा लॉकडाउन करें या क्या करें, वो एक मतलब सरकार के फैसले हैं, दे आर ऑल पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस लेवल डिसीजंस। लेकिन जो नाइट कर्फ्यू के पीछे लॉजिक है, मैं ये समझता हूँ कि वो सिर्फ इतना ही है कि दिन में जो लोग जाते हैं वो जरूरी कामों से ही जाते हैं ज्यादातर, पर्टिकुलरली इस गर्मी के दिनों में। जो लेजर टाइम और शॉपिंग टाइम और उस तरह का है वो नॉर्मली इवनिंग्स में होता है,
लेकिन अगर 8 बजे से आपका कर्फ्यू लगने वाला है तो डेफिनेटली ये बात मान के चलिए कि दुकानें 7 बजे बंद होनी शुरू हो जाएंगी। और जब आपको घर से निकलने से पहले ही पता होता है कि 7 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, कम से कम 80% लोग घर से कम निकलेंगे। तो मेरे ख्याल में जस्ट एक यही इसके पीछे एक लॉजिक होगा। यही लॉजिक वीकेंड कर्फ्यू का भी होता है कि वीकेंड में लोग फ्री होते हैं, इधर उधर ज्यादा घूमते हैं, तो अननेसेसरी जो मूवमेंट है वो कम हो सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और ये एक तरह की चेतावनी भी है कि अगर आप अभी भी नहीं संभले तो फिर पूरे दिन का भी कर्फ्यू लगाया जा सकता है। ये और मैं एक बात मुझे और भी बड़ी अच्छी लगी, कल मैं न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहा था कि लखनऊ में कुछ जगह पे शॉपकीपर्स ने खुद ही ये डिसीजन लिया है, उनके जो एसोसिएशन है छोटी छोटी, उन्होंने खुद ही ये डिसीजन लिया है कि हम जो है अननेसेसरी वाली जो दुकानें हैं वो नहीं खोलेंगे। और तो इस तरह से, क्योंकि वो कह रहे सरकार का वेट मत करिए, हम अपने आप ही उसका, तो बट इट्स अ गुड थिंग आल्सो, पब्लिक अवेयरनेस भी हो रहा है। मैं एक छोटा बहुत ही ब्रीफ एक इस पे कमेंट करना चाहूंगी कि ये जो लोग कह रहे हैं ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोग बाहर बैठ के फील्ड में कि गवास्कर को क्या करना था, बैटिंग कैसे करनी थी। अब ये वक्त है सेल्फ रेस्ट्रेंट और सेल्फ डिसिप्लिन का। सरकार हर चीज नहीं कर सकती, हमारे हर एक के जाके रोक रोक के मास्क नहीं लगा सकती। हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे लोग बीमार हो रहे हैं, जिम्मेदारी हमारी भी। सरकार भी तो हम ही बनाते हैं ना, हमारी ही लोग हैं सरकार के अंदर। सरकार अकेले, कहीं दुनिया भर की सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक हम लोग मोटिवेटेड नहीं है कि हमें जाने बचानी है। तो उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन की बेइंतहा जरूरत है। क्रिटिकल होके कि सरकार को ये करना है, सरकार को वो नहीं करना था, इसका समय निकल चुका। सरकार भी तो इंसानों की बनी हुई है ना, वो हर चीज नहीं कर सकती, हर समय हर जगह नहीं मौजूद हो सकती। डॉक्टर रब, चूंकि आप जवाब दे ही रही हैं, एक सवाल जो मैं जरूरी पूछना चाहता था कि बच्चों को लेकर सभी चिंतित हैं, और जैसा कि अभी आपके को पैनलिस्ट ने कहा ही कि अभी तो कोई टीका है नहीं, डॉक्टर जैन ने कहा बच्चों के लिए 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए। आपको क्या लगता है, जो रिसर्चेस हो रहे हैं, कि कब तक बच्चों के टीके आ सकते हैं और उनको लेके क्या प्रगति? ऐसा है कि जैसे अमेरिका में उन्होंने 16 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं उनको शामिल किया हुआ है, वैक्सीनेशन के लिए अलाउ किया हुआ है। और बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे फाइजर है, उसने बहुत 2,2500 से ऊपर बच्चों पे ट्रायल किया है 12 से 15 साल का, और उन्होंने पाया कि ये उनमें 100% एफिकेसी उन्होंने पाई है। और उनके जो चीफ हैं उनका ये कहना है कि ऑटम के, मतलब उनका ऑटम से सितंबर दिसंबर के बीच में है तक हाई स्कूल के बच्चे जो हैं उनमें या टीनेजर्स में ये टीकाकरण शुरू हो जाएगा। और वैसे ही जो एंटनी फॉसी हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उनका भी टीकाकरण, उन्होंने भी इसी बात को कहा है कि ऑटम तक इन हाई स्कूल के बच्चों का टीकाकरण चलना शुरू हो जाएगा। और जो छोटे बच्चे हैं, फाइजर के हिसाब से जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, उनका एंड ऑफ दिस ईयर। मसला ये कि बहुत सारी अभी 8-9 ट्रायल्स चल रहे हैं गालिबन बच्चों को एनरोल करके टीकाकरण में, लेकिन कुछ अडल्ट्स के ऊपर जो कॉम्प्लिकेशंस हुए तो उनमें कुछ ट्रायल्स को हॉल्ट कर दिया गया। जैसे आप सबने सुना होगा कि जो एस्ट्राजेनेका का ट्रायल था वो 6 से 17 साल के बीच के बच्चों का फेज 2 ट्रायल चल रहा था। फरवरी से 300 बच्चे वो एनरोल कर रहे थे, वो रोका गया है फिलहाल कुछ कारणवश। तो अभी तक पिछली वेव में बच्चों पे बहुत ज्यादा असर नहीं देखा गया था, तो बच्चों को शामिल नहीं किया गया, और इसलिए अभी हमारे पास टीका मौजूद नहीं है। लेकिन फिलहाल वक्त के साथ बच्चों को भी शामिल करना ही होगा, और रिसर्च इसमें जारी है। कई टीके हैं जो इस में रिसर्च में लगे हुए हैं। और हिंदुस्तान के लिहाज से हम देखें तो क्या, हालांकि ये बहुत पूछना कितना वाजिब होगा, लेकिन अगर आप कुछ अंदाजा लगाएं, कुछ हमें उम्मीद जगाएं कि कब तक हिंदुस्तान के लिए, बच्चों के लिए? मुझे फिलहाल तो नहीं लगता कि वैसे भी जो भी रिसर्च हुई है बच्चों में, उनमें सिर्फ फाइजर ने एक ट्रायल के अपने रिजल्ट्स बच्चों पे ओपन किए हैं, बाकी अभी सबके डेटा अवेलेबल नहीं है। और हमारी कंट्री में भी शायद वो जो बाहर की डेटा जैसे जैसे उपलब्ध होंगे वो प्रेरित करेंगे कि हमारे यहाँ भी ट्रायल्स में वो अनुमति दे दें, क्योंकि कोवैक्सीन का ट्रायल होने जा रहा था, वो भी अभी हॉल्ट किया गया है बच्चों के लिए। तो अभी ये प्रेडिक्ट करना, क्योंकि ये किस करवट बदल रही है, ये रूप हर पल बदल रहा है इसका, कोविड का, तो ये कहना और ये मुश्किल जो सवाल था, इसको अभिषेक मिश्रा जी ने भी, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो सवाल आ रहे हैं, उनका भी ठीक यही सवाल था जो हमने अभी चर्चा की। और एक और सवाल आ रहा है, देखिए हम लोग जब सवाल पहले जो हार्वर्ड चैन इंडिया रिसर्च सेंटर और प्रोजेक्ट संचार के जो हमारे कोलीग्स हैं वो मिलकर जब सवाल तैयार करते हैं, उनमें और जो सवाल अभी आप लोग पूछ रहे हैं उनमें बहुत
चूंकि आप लोग वास्तव में जब फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो जो सवाल लोगों के होते हैं वो आ रहे हैं। अब एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल आया है, जो हम लोग भी देखते हैं कि आमतौर पे लोगों की जिज्ञासा है, क्या पहली डोज भी 25-30 दिन के बाद ही आंशिक सुरक्षा प्रदान करती है, या दोनों डोज के बाद ही प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय होती है? यानी कि पहली डोज के बाद जो हमारा मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है शरीर का। डॉक्टर जैन, मैं चाहूंगा कि अगर आप इस सवाल का जवाब दें, पहली डोज के बाद की क्या स्थिति होती है? पहली डोज के बाद, जैसे पहली बार जब हमारे बॉडी को कहते हैं प्राइमिंग हुआ, कि उसको कोई नया एंटीजन, नया पैथोजन, नया वायरस से एक्सपोजर हुआ, तो बॉडी समझना शुरू करती है उसको कि क्या हो रहा है, ये मेरे शरीर का हिस्सा है, बाहर से आया है, किस प्रकार का है, और उसके अगेंस्ट अपना इम्यून रिस्पॉन्स माउंट करती है। तो वो इम्यून रिस्पॉन्स छोटा होता है वॉल्यूम में, जैसा मैडम ने पहले कहा था। दूसरी बात, वो इम्यून रिस्पॉन्स को आने में टाइम लगता है, तो कम से कम हफ्ता 10 दिन लगता है, जब बॉडी उसको एनालाइज करके समझ के अपने एंटीबॉडी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के फॉर्म में उस पर रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है। लेकिन जब दूसरा बूस्टर लगता है, सेकेंड टाइम, वही इंसल्ट, उसको एंटीजेनिक इंसल्ट हम लोग वर्ड यूज करते हैं, सेकेंड टाइम जब वो एक्सपोजर होता है, तब उसको ये समझ में आता है कि नहीं, ये कोई चीज है जो फॉरेन है, ये मेरे पास बार बार ये इंसल्ट से मैं एक्सपोज हो सकता हूँ। बॉडी का इम्यून सिस्टम ये समझता है, और फिर जो इम्यून रिस्पॉन्स आता है, नंबर 1 वो क्विकर होता है, विद इन फ्यू डेज, 1-2 दिन में आ जाता है, एंड वॉल्यूम बहुत लार्ज होता है, तो बॉडी के लार्जर अमाउंट ऑफ सेल्स उसके लिए प्राइम हो जाते हैं। तो इसलिए बूस्टर्स की अहमियत है। ये कितने दिन रहता है ये अभी हमको मालूम नहीं है। ज्यादातर वैक्सीन में को एक बूस्टर की टाइम पे जरूरत होती है। जैसे टेटनस के लिए हम कहते हैं 10 साल में लगाना है, मीजल्स के लिए हम कहते हैं कभी नहीं लगाना है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहेगी। तो ये वाले पार्ट अभी हमने पढ़े नहीं है ठीक से, कि कितने दिनों तक ये इम्यूनिटी रहेगी, कब हमको नेक्स्ट बूस्टर की जरूरत होगी। लेकिन एट दिस पॉइंट एक बूस्टर चाहिए, ये समझ में आ गया है। तो इसलिए अभी 2 बूस्टर के साथ शुरू किया जाता है। थर्ड बूस्टर हमको साल भर पे चाहिए होगा, 5 साल में चाहिए होगा, 6 महीने पे चाहिए होगा, इसके बारे में अभी हमको बहुत अच्छे से ज्ञान नहीं है, जो शायद हमको नियर फ्यूचर में मिल जाएगा। अक्रॉस द वर्ल्ड मेनी स्टडीज चल रही हैं जो हमें इस पे कुछ ना कुछ ज्ञान देती रहेंगी समय समय। बिल्कुल। अब आते हैं कि जो टीकों के साइड इफेक्ट हैं, एडवर्स इवेंट, डॉक्टर जैन, आपका क्या अनुभव है उत्तर प्रदेश में इसको लेके? अभी तक कितने मामले आए हैं, और उनका हमने किस तरह से, चूंकि रिपोर्टिंग का क्या सिस्टम है सरकार में, जो उसकी रिपोर्टिंग का सिस्टम है, आप कितने संतुष्ट हैं? और फिर हम डॉक्टर शुक्ल और डॉक्टर घई से भी इस पे रिपोर्टिंग का सिस्टम, मुझे लगता है डॉक्टर घई और डॉक्टर शुक्ल एड्रेस करेंगे तो बेटर होगा। क्या सिस्टम दिख रहे हैं? माइल्ड बहुत सारे दिख रहे हैं, लाइक माइल्ड साइड इफेक्ट्स, जैसे कोई बोलता है मेरे को बुखार आ गया, कोई बोलता है बॉडी एक हो गया, सर में दर्द है, बुखार 2-3 दिन भी चल सकता है, रैशेज हुए एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। ये माइल्ड साइड इफेक्ट्स हैं जो हो सकते हैं, और ये लंबे समय तक नहीं चलते हैं। इनके लिए शायद हम बहुत चिंतित भी नहीं रहते हैं। थोड़ा सा लोग लगवाने में डरते हैं कि अब मुझे कल कहीं जाना है और मैं वैक्सीन लगाऊंगा तो मुझे बुखार आ जाएगा, तो मैं कल नहीं लगाऊंगा, तो ऐसे पोस्टपोन भी हो जाते हैं इन छोटे छोटे साइड इफेक्ट्स की वजह से। जो डराता है वो ये डराता है कि कोई न्यूरोलॉजिकल डैमेज ना हो, या किसी की डेथ ना हो जाए इसकी वजह से। ये ऐसे कोई मामले अभी सामने नहीं आए हैं। 1-2 मामले मैंने कहीं पढ़े जहां पर एक चीज हम लोग कहते हैं कि न्यूरोलॉजिकल सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कहीं कहीं इफेक्ट वो दिया गया। अभी उस पर भी ये डिबेट चल रहा है कि वो एक्चुअली वैक्सीन रिलेटेड था या पहले से था, उससे उसके सिम्टम्स इनहैंस हो गए, ये अभी उस पर डिबेट चल रहा है। लेकिन कोई मेजर साइड इफेक्ट्स एक्चुअली सामने नहीं आए, अदर देन दैट जो पहले से वैक्सीन में प्री डिक्लेयर्ड थे। तो वैक्सीन में जब भी वैक्सीन लॉन्च हुई थी तो कुछ साइड इफेक्ट्स के लिए हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे। डॉक्टर घई, आप अगर इस बारे में कुछ प्रकाश डालें। देखिए, एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन जो होता है, दैट इज अ प्योरली टेक्निकल चीज है, और उसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म है। इवन जो अदर वैक्सीनेशन जो हम बच्चों में भी करते हैं, उसमें भी उसका पूरा एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है। तो कोविड वैक्सीनेशन के लिए तो उस मैकेनिज्म को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। जो आपकी कोविन ऐप है जिसमें रिपोर्टिंग होती है,
उसी तरह से उसमें भी आपको जो है, जो आपके इमीडिएट साइड इफेक्ट्स हैं अगर कोई हैं तो वो उसमें रिपोर्ट होते हैं। इसमें मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ जनवरी में, फरवरी में पर्टिकुलरली, उस टाइम पे जो इमीडिएट वाले साइड इफेक्ट्स थे, जैसे एनाफाइलैक्टिक शॉक 1-2 को हुआ, या ज्यादातर के इस तरह के फीचर्स थे कि जो जिसको हम इंजेक्शन फियर कहते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे मतलब जो है करीब, मतलब उनका नंबर हालांकि उतना ज्यादा नहीं था, नंबर अगर टोटल देखें तो लाखों के अगेंस्ट इट्स हार्डली 1 और 1.5 ओनली, लेकिन वो इस तरह का था कि किसी को इंजेक्शन फियर की वजह से वो फेंट हो गया, ये इस तरह का हो गया, 2-4-5 मिनट में वो उठ के खड़ा हो गया, इस तरह के जो 30 मिनट्स ऑब्जर्वेशन वाले पीरियड में हुआ। इसके अलावा जो वो भी मैं बताना चाहूंगा कि अब धीरे धीरे करके अब इधर वो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ज्यादातर इनिशियल फियर था, जैसे कि डॉक्टर जीबा ने भी बताया कि इनिशियली लोगों को थोड़ा हेजिटेंसी भी थी, तो वो लगता था जब इंजेक्शन लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, तो सम सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल भी वो उस तरह का मामला थे, लेकिन इधर वो रिपोर्ट नहीं हो रहे। लेकिन एक चीज जरूर है कि जो थोड़ा सा डिलेड होता है, डिलेड का आफ्टर अ फ्यू आवर्स या नेक्स्ट डे, वो है फीवर, बॉडी एक और इस तरह का। ये तो डेफिनेटली काफी लोगों को होता है, वो रिपोर्ट भी करते हैं वो, लेकिन मैं मानता हूं कि वो एक एक्सपेक्टेड रिएक्शन है बॉडी का आफ्टर द इंजेक्शन, तो उसमें कोई किसी को किसी तरह की कोई घबराहट नहीं है। और धीरे धीरे करके अब लोग भी ये समझ गए, जैसे अभी डॉक्टर अमिता बता रहे थे कि लोग अपने आप ही अब कहते हैं कि फीवर आएगा इसलिए मैं आज नहीं लगवाऊंगा, 4 दिन बाद लगवाऊंगा, तो मतलब पीपल अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा सा ये होना ही है, एंड दैट इज देयर फॉर 1 डे और 2, उससे ज्यादा वो नहीं होता है। और नॉर्मली अगर आप आजकल, तो हमने यूपी में एक और भी शुरू किया है कि हम हर एडल्ट को 2 गोली पैरासिटामोल जरूर देते हैं, कि अगर फीवर होता है तो वो खा लेता है, और उसके बाद यूजुअली नोबडी कंप्लेंट्स। तो ये तो एक चीज हो गई। अब जो दूसरा मैम ने कहा कि जो सीरियस एडवर्स रिएक्शन है, जैसे किसी की डेथ ना हो जाए या कोई उस तरह का वो ना हो जाए, तो उस तरह के भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए कि जैसे डेथ हो गई, लेकिन उनको हमने हर केस में लगभग कोशिश की कि उसका पोस्टमार्टम हो, और उसके हम अगर पोस्टमार्टम किसी वजह से नहीं हुआ तो उसकी वर्बल ऑटोप्सी हो और पूरी तरह से उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम उसको इन्वेस्टिगेट करती है उस तरह। उसके बाद स्टेट AEFI कमेटी की एक मीटिंग होती है, उसमें काफी हाई लेवल ऑफिसर्स फ्रॉम डॉक्टर्स फ्रॉम मेडिकल कॉलेजेस, KGMU से हैं, RML से हैं, तो वो सब बैठते हैं और उस पर डिस्कशन होता है। और उसके बाद वो नेशनल लेवल की एक AFI कमेटी है, उस पर भी वो केस जाते हैं। और अभी तक जितने भी हैं और उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के हिसाब से भी वो देखा गया कि दे वर ऑल कोइंसिडेंटल डेथ्स, कि जैसे किसी को कोई हार्ट अटैक हुआ, 2-3 तो ऐसे भी थे जिनको चोट लगी सिर में, लेकिन क्योंकि इंजेक्शन की हिस्ट्री थी उनकी 2 दिन 4 दिन पहले की, तो इसलिए उनको जो है इन्वेस्टिगेट किया गया। तो इस तरह का है, तो ऐसा अभी तक कुछ सामने नहीं आया कि बिकॉज ऑफ वैक्सीन किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई, ऐसा अभी तक कोई नहीं आया है। बिल्कुल। और आपने बताया कि क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के लिए कमेटी बनी है स्टेट लेवल पे, और उसमें सभी केसेस भले ही वो अनरिलेटेड हों लेकिन रिपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, और उसके बाद वो सेंट्रल कमेटी तक जाती है वो बात। अब हम चूंकि हमारे पास लगातार सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे हम लोगों के भी सवाल हैं और जो लोग भाग ले रहे हैं उनके सवाल आ रहे हैं, लेकिन समय अब लगभग खत्म हो चुका है। आखिरी में डॉक्टर सुकुल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो पूरा इम्यूनाइजेशन का, खासतौर से कोविड-19 इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम रहा, इसको लेके क्या अब तक आपको दिखाई दिया, चुनौतियां क्या थी, और उसको किस तरह से उबरने के लिए और क्या कदम उठाने की जरूरत है, ये अगर आप बताएं। कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम जब हम लोगों ने लॉन्च किया था, तो एक बेनिफिशियरी जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स थे या फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, उनका रजिस्ट्रेशन ही एक बहुत बड़ी चुनौती रही थी हमारे लिए। और इवन मतलब प्राइवेट सेटअप के जो तमाम हॉस्पिटल्स थे, उन्होंने अपने नाम ही इसलिए नहीं दिए कि बहुत सारे लोग दे वर नॉट रेडी। जैसे जीवा जी कह रही थी कि हेजिडेंसी की बात है, तो हेजिडेंसी इनिशियल स्टेजेस में बहुत थी, एंड दे इवन नॉट रजिस्टर्ड देमसेल्व्स कि अगर रजिस्टर हो जाएंगे तो फिर शायद वैक्सीनेशन जरूर कराना पड़े। और देवर जस्ट वेटिंग कि और लोगों का टीका हो जाए और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होगा, अगर सब कुछ ठीक रहेगा तब हम टीका लगवा लेंगे। और उसके बाद जब ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को बंद कर दिया गया, देन दूसरा स्ट्रगल प्रॉब्लम प्रारंभ हो गई कि अब लोग कह रहे थे कि साहब रजिस्ट्रेशन बंद हो गया, अब हमें रजिस्टर करा दीजिए, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हों चाहे फ्रंट लाइन वर्कर्स हों। तो ये इस तरह की शुरुआती दिनों में बहुत प्रॉब्लम्स आई। फिर दूसरा एस्पेक्ट हम देखें कि जो वैक्सीन की वेस्टेज की बात है,
तो शुरुआती दिनों में चूंकि फुटफॉल बहुत कम था और लास्ट वाइल खुली और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, या सारी की सारी जो प्रोसेस थी वो इस बार केवल कोविन पोर्टल पर ही की जा रही थी। कोई भी कागज पे एक नाम लिख के जैसे हम लोग वैक्सीनेशन किया करते थे इनिशियल डेज में, उस तरह की व्यवस्था कोविड वैक्सीनेशन में नहीं रही। पूरा का पूरा टीकाकरण जो है वो एक एक लाभार्थी को पोर्टल पर रजिस्टर किया गया और उसका जो है वैक्सीनेशन किया गया और उनको सर्टिफिकेट भी दिए गए। तो ये जो मैकेनिज्म थी उसको अडॉप्ट करने में इनिशियल डेज में कुछ लोगों को दिक्कतें आई, बट नाउ द टीम इज रेडी और पूरी अच्छी तरह से उसको कर रही है। जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात आई थी, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में भी जो अर्बन तबका है वो तो लोग अर्बन के लोग आसानी से कर रहे हैं, या जो लिटरेट लोग हैं जो कंप्यूटर सेवी हैं या स्मार्टफोन चला रहे हैं उनको दिक्कतें नहीं आ रही हैं। लेकिन उनके अलावा जो ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा सा स्मार्टफोन में ऑपरेट करने में हिचक है, तो उनमें थोड़ा सा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से वी आर फाइंडिंग कि बहुत सारे बेनिफिशरीज ऐसे हैं जो बिना डायरेक्टली रजिस्टर करके हमारे सेशंस पे आते हैं। कहीं भी ये मनाही नहीं है कि जो डायरेक्टली आएंगे फुटफॉल जो विदाउट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा उनको वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है कहीं पर भी, सभी को टीका लगाया जा रहा है। लेकिन जब अचानक किसी एक जगह पर बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो कई बार या कुछ जगहों पर ऐसा भी हुआ कि जो वर्कर्स हैं वो मतलब उनको लगा कि भाई जितना उनको टारगेट था, उनकी कैपेसिटी थी, उससे ज़्यादा उनको कार्य करना पड़ा, या टाइम्स एक आध प्लेसेस पे वैक्सीन की शॉर्टेज भी हुई। तो इस तरह के इश्यूज हैं, बट हम लोगों ने फिर से उनको रीओरिएंट किया। अभी जो टीका उत्सव है उससे जस्ट पहले हमने अपनी टीम को भी रीओरिएंट किया है, और मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि यथासंभव जितने भी बेनिफिशरीज हैं अगर अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करके आते हैं तो उनका टीकाकरण ज़्यादा आसान हो जाता है, ज़्यादा सुगम हो जाता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सभी का होना है, चाहे वो स्वयं करें, चाहे अपने किसी मित्र से, सहयोगी से करवाएं, और या हमारी जो स्वास्थ्य की टीम है, जो वैक्सीनेशन अफसर है वो करे। तो रजिस्ट्रेशन तो होना ही है। आप अगर वो खुद कर देते हैं तो थोड़ा सा हमारी टीम का काम आसान हो जाता है और उनको उतना ज़्यादा वक्त नहीं लगाना पड़ेगा, और लोगों को खुद भी उनका सही नाम और जो डिटेल है वो सही मिलते हैं। आपने जो ये तमाम बातें बताई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसे आपका कंक्लूडिंग रिमार्क जो है वो बहुत ही सारगर्भित है। साथ ही आपने अपने व्यस्त समय से समय निकाल के और इस चर्चा में भाग लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अजय घई का जो राज्य में टीकाकरण का काम संभाल रहे हैं, डॉक्टर अमिता जैन और डॉक्टर ज़ीबा रब, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, सवाल पूछे।